Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to talk about the management of hypertension in geriatric patients. तो with growing age जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता रहता है वैसे वैसे कोमॉर्बिडिटीज बढ़ती रहती है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो आज हम लोग हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं इन ओल्डर पेशेंट्स। You can subscribe to the channel for more such topics, and if you want to join the Telegram channel, there's a link in the description box below. उस पे हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो हम लोग शेयर कर देते हैं एंड जो भी टॉपिक्स हैं वो भी शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल भी शेयर करते हैं। सो हाइपरटेंशन इज़ हाईली प्रेवलेंट इन एल्डरली पॉपुलेशन। इससे रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रोक का, मायोकार्डियल इंफाक्शन का, रीनल फेलियर का एंड मोर्टेलिटी का। जीरियाट्रिक पेशेंट्स में मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बड़ी स्पेशल कंसिडरेशंस हैं क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस होते रहते हैं एंड काफ़ी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए हमें जिसके अंदर की सर्जरी, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी सब साथ में काम करती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हाइपरटेंशन की? वैस्कुलर स्टिफनिंग, decreased baroreceptor sensitivity, increased sympathetic nervous system activity, impaired renal sodium excretion, coexisting conditions such as diabetes, obesity, chronic kidney disease. वैस्कुलर स्टिफनिंग में क्या होता है कि जो हमारी ओल्ड एज मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा स्टिफ होती रहती हैं। डिक्रीज्ड बैरो रिसेप्टर सेंसिटिविटी इस बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी कैरोटिड साइनसेस के आसपास। जैसी बॉडी में ब्लड प्रेशर राइज करता है या फॉल करता है तो ये बैरो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि बीपी हाई हो रहा है। तो ब्रेन स्टेम से सिग्नल आता है हार्ट में कि बीपी को लो किया जाए। अगर बीपी लो हो रहा है तो फिर ये सिग्नल करती है ब्रेन को, ब्रेन स्टेम से हार्ट में सिग्नल आता है कि बीपी को हाई किया जाए। तो अगर बीपी हाई हो रहा है तो उसको लो करना, लो हो रहा है तो उसको हाई करना, ये बैरो रिसेप्टर्स का काम है। तो बैरो रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। रीनल सोडियम एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाता है। सोडियम इज सॉल्ट, सॉल्ट के इनटेक बढ़ने से भी हो जाता है। ये किडनीज पे इफेक्ट आता है क्योंकि किडनीज ही सोडियम को फिल्ट्रेट कर देती हैं। तो किडनीज से सोडियम जो है वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं हो पाता एंड अगर साथ में कोई कोएग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर किडनी डिजीज़ तो हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा चांस है। गोल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हमें बीपी को कम करना है, सेफ लेवल्स पे लेके आना है। साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स, मोस्टली पेशेंट्स को स्ट्रोक इसीलिए आता है क्योंकि उनका बीपी इतना राइज कर जाता है। कमिंग ऑन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या करना है हमें? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है एंड वी हैव टू एजुकेट एंड काउंसिल द पेशेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है? लो सोडियम डाइट, बिल्कुल कम नमक का खाना एंड डैश डाइट विच इज डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश की फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, स्पेशल हाइपरटेंशन के लिए ही डाइट आती है, बनी होती है, वो फॉलो करनी है। वेट मैनेज रखना है अपना, वेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ने का चांस रहता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अल्कोहल इंटेक बिल्कुल बंद कर देना है या लिमिट कर देना है एंड स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ देनी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? थायाजाइड डायरेटिक्स देने हैं, एस इनिबिटर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ये फार्मा में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड शुरू करते हुए हमें एकदम लो डोजेस देने हैं ट्रीटमेंट के लिए एंड हमें मॉनिटर करना है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। फिजियोथेरेपिस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एंड रीनल फंक्शन को मॉनिटर करते रहना है। पॉलीफार्मेसी कॉशन इज की रिव्यू ऑल मेडिसिन। पॉलीफार्मेसी में क्या होता है कि पेशेंट अगर साइमल्टेनियसली रोज 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 मोर देन 5 मेडिसिन खा रहा है तो वो आपस में इंटरैक्ट करके
इफेक्ट कम कर सकती हैं दूसरी मेडिसिन का, और या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर जरूरत पड़े तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस करेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी कॉजेज, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, या फिर ये बैरोरिसेप्टर का जो एक्टिवेशन थेरेपी है बेसिकली, कि सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये सब सर्जिकल मैनेजमेंट्स आर रेयरली नीडेड, लेकिन कुछ पेशेंट्स में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम हाइपरटेंशन कंट्रोल कर ही नहीं पाए। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो यही है। सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स देनी है पेशेंट को, एंड पेशेंट को एजुकेट करना है ऑन पोस्चर, ergonomics एंड सेफ एक्टिविटी प्लानिंग। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में हम लोग एरोबिक ट्रेनिंग देंगे पेशेंट को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे विद वेरी लाइट वेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में वी आस्क द पेशेंट टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन थेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी की गाइडलाइंस क्या है? प्री एक्सरसाइज असेसमेंट लेना ज़रूरी है कि पेशेंट का जो बीपी है वो रेस्ट पे कितना है, एंड एक्टिविटी के टाइम कितना है, एंड कितना बढ़ रहा है, किस लेवल तक बढ़ रहा है। फिर हमें एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की रखनी है। वैल्सल्वा मैनुअर कंप्लीटली अवॉइड करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच इज फोर्स एक्सपायरेशन। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन देना है, एंड हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ग्रुप में सबको सेम टाइप का एक्सरसाइज करा दें, ग्रुप थेरेपी नहीं होती है इसमें, क्योंकि हर पेशेंट का बीपी का लेवल अलग है, एक्सरसाइज टॉलरेंस लेवल अलग है, तो हम सबको रैंडमली एक साथ नहीं करवा सकते, इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम देना पड़ेगा। एंड encourage द एडहेरेंस टू फिजिकल एक्टिविटी रिजीम्स, कि पेशेंट जो है वो फॉलो करता रहे, जो आपने रिजीम बनाई है, शेड्यूल बनाया है, उसको पेशेंट फॉलो करता रहे, ये इंकरेज आपको ही करना है। चैलेंजेस क्या है? अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में चैलेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट इज़ पॉलीफार्मेसी एंड ड्रग इंटरेक्शन, जो मैंने अभी बताया ही था, कि अगर पेशेंट 5 दवाइयाँ या उससे ज़्यादा दवाइयाँ एक साथ खा रहा है साइमल्टेनियसली, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, थायराइड है, बीपी का भी प्रॉब्लम है, ऐसे मतलब किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल दवाइयाँ अगर पेशेंट एक साथ खा रहा है तो आपस में ड्रग इंटरेक्शन कुछ प्रॉब्लम्स कर सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो आप कमेंट्स में बताने वाले हो कि क्या है, एंड आई विल करेक्ट यू इफ़ यू आर रॉन्ग, और अगर सही बताओगे तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि आपने ठीक बताया है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द कंप्लायंस, अगर पेशेंट का कॉग्निशन ठीक नहीं है तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सरसाइजेस ठीक से फॉलो नहीं कर पाएगा। फ्रेलिटी एंड रिस्क ऑफ फॉल्स, ओल्डर पेशेंट्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उनमें फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है। एंड नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट सेंटर्ड केयर, ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, सबको हम लोग सेम प्रोग्राम या सेम एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकते। That's it for today. Thank you for watching. Subscribe for more such topics and comment down below if you have any doubts, and orthostatic hypotension तो आपको खैर comments में बताना ही है।